ओके हर्ष, ओके कोई बात नहीं है। बाकी लोगों को आ जाने तो फिर स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। हाँ अब तक जितना देखा, अगर इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, बाकी जब तक बच्चे आ रहे हैं तब तक कि हम उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी साची नहीं आई, आ जाने दो उसको। बच्चों रेगुलर क्लासेस में हम कोचिंग की आईडी यूज करेंगे तो उसके साथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी चूंकि ये हम ट्रायल क्लासेस दे रहे हैं तो अपनी पर्सनल आईडी से दे रहे हैं, तो इसलिए ये जूम अपना जो है 40 मिनट का जो लिमिट दे रहा है उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, हाँ सारे लोग आ गए। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो बच्चों कहाँ पे थे, सिग्निफिकेंट फिगर को देख रहे थे हम, और उसमें हमने कुछ बातों को देखा। कुछ बातों को क्या देखा हमने कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है आपके पास में 2.003, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 4। ठीक है, क्योंकि सारे नंबर इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डिजिट दिया 0.00, someone message me, I think it's us। ओके, हेलो, हाँ अब आवाज सही आ रही है। यस सर, अब ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं। ठीक है, 0.00 3 दिया हुआ है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, सिर्फ 1 होगा। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और है, 0.3 दिया हुआ है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें भी 1 होगा। क्लियर है।
यस सर। तो अब अगर हमें कोई नंबर दिया जाए सिंपली, तो हम उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हम निकाल लेंगे। देखो सिग्निफिकेंट फिगर का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किया हुआ है उसका रेजोल्यूशन पावर कितना है। अगर आपने सिंपल जो आपकी स्केल होती है ज्योमेट्री स्केल उसको यूज करते हो तो उसमें आप 0.1 सेंटीमीटर तक की सिग्निफिकेंट रिजल्ट रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, 0.1 से ज्यादा रिपोर्ट नहीं कर सकते हो आप। 2.15 सेंटीमीटर का रिजल्ट रिपोर्ट नहीं कर सकते हो अपने मीटर स्केल को यूज करते हुए। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ 0.1 तक ही आपको रिजल्ट दे सकती है। अगर आपने 0.5 लिखा है तो ये आपका गेस होगा। ठीक है, साइंस में गेस नहीं करेंगे। जो इंस्ट्रूमेंट आपको एग्जैक्टली दे सकता है रिजल्ट उसी को रिपोर्ट करेंगे, और उसमें भी जो लास्ट डिजिट है आपका उसमें एरर होगी। ठीक है, तो अब आप नोट्स अगर कॉपी रखा हुआ है तो उसमें एक दो रूल है उनको नोट कर लो। तो उसको लिखो, जरा लिखो। इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन as many significant figures as are there in the original number with least significant figures। क्या है? In multiplication or division the final result should retain as many significant figures as are there in the original numbers with least significant figure। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमें मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट रिपोर्ट किया कि 4.237 ग्राम है वेट या मास है, WEI जे वेट है किसी चीज का, और उसका जो वॉल्यूम है वो 2.51 cm³ है, और उसका डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी इक्वल टू हमको पता है कि मास बाई वॉल्यूम होता है। तो बच्चों कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 4.237 ग्राम अपान 2.51 cm³। और जो इसका रिजल्ट आ जाएगा वो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा? कोई बच्चा जो तुरंत कैलकुलेट कर सकता है बताए हमें। एनीवन? 1.6 1.688। ठीक है, 0 बहुत सारे नंबर आ जाएंगे यहाँ पे ना। 88 ग्राम पर cm³ रिजल्ट आ गया। लेकिन अब आपको रिजल्ट रिपोर्ट करना है, तो रिजल्ट रिपोर्ट करना है तो आप देखो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो जो आपका रिजल्ट रिपोर्ट करना है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक रिपोर्ट करना है। तो इसको अब क्या करेंगे, एक रूल यूज करेंगे हम। नियम क्या है हमारे पास में कि जब भी किसी रिजल्ट को हम नंबर को हटाना है तो क्या करेंगे, डेसिमल के बाद में अगर मान लेते हैं 1 2 x है और सिग्निफिकेंट फिगर में इस x को रिपोर्ट नहीं करना है, तो इफ x इज इक्वल टू 5 आर ग्रेटर 5 आर मोर, तो ये आपका रिजल्ट 0.13 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा ये। लेकिन अगर x इससे छोटा है, क्या है, x इससे छोटा है, तो रिजल्ट आपका जो है 0.12 ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात होती है, वो बात बिल्कुल अगर x इक्वल टू 5 है तो के लिए। x इक्वल टू 5 के लिए क्या होता है कि अगर आपका इससे पहले के डिजिट इवन है तो हम उसको इवन रहने देते हैं, अगर वो 8 है तो उसको इवन बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर रिजल्ट 1.7x है और x को हटाना है, x इक्वल टू 5 है अगर, तो इसको हम 1.8 कर देंगे। लेकिन अगर यही आपका 1.6 और x होता, x इक्वल टू 5 होता, तो 1.6 ही उसको छोड़ देते तो कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो इस रूल के हिसाब से यहाँ पे कितना है, 8 है, तो ये डिजिट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो रिजल्ट आपका हो जाएगा 1.69
ग्राम पर cm क्यूब। बच्चों ये डिवीजन का रूल समझ में आ गया? हेलो, यस यस सर, आ सर। गया। आ गया ना? हाँ जी। रूल नोट कर लिया। डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में जो रिजल्ट होगा उसमें उतने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जो उसके सबसे छोटे डिजिट नंबर वाले हैं, जो उसका सबसे छोटा पार्टिसिपेंट होगा उसमें होगा। जैसे इसमें जो मास था उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे, लेकिन वैल्यू में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो रिजल्ट में कितने हो जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। इसी तरीके से रूल नंबर 2 है, इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन the final result should retain as many decimal places as are there in the numbers with least decimal place। ठीक है? तो अगर हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे तो जो सबसे कम डेसिमल वाला होगा उसको हम यूज कर लेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं इसका हम, कि अगर हमें दिया हो तो हम कैसे करेंगे। देखो डेटा दिया हुआ हमको 436.32 ग्राम, 227.2 ग्राम, 0.301 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब इनको हमें ऐड करना है। क्या करना है? इनका समेशन करना है। तो इन तीनों को जोड़ोगे तो इनका रिजल्ट कितना आएगा? जोड़ के बताओ कोई। ये आएगा 663.821 ग्राम आएगा। सही है? यस सर। लेकिन अब आप अपने सिग्निफिकेंट फिगर को देखो। देखो इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, इसमें डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, इसमें डेसिमल के बाद 3 प्लेस है। तो हमारा जो रिजल्ट रिपोर्ट होगा वो कहाँ रिपोर्ट होगा? डेसिमल के 1 प्लेस तक रिपोर्ट होगा, यानी यहाँ तक ही रिजल्ट रिपोर्ट होगा। अब क्योंकि इसके बाद के डिजिट जो 5 से कम है तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो Z इक्वल टू 6.6638 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन के केसेस में जो है यूज कर लेंगे हम। ठीक है, यस सर। ओके। अच्छा, अब एक क्वेश्चन इसमें पूछ लेते हैं फटाक से, ताकि आप लोगों का एक हो जाए एक सिंपल सा टेस्ट टाइप का। 2.745 ग्राम आपका आंसर है, लेकिन आपको इसे जो है 2 डिजिट तक रिपोर्ट करना है। तो मैं 2 ऑप्शन लिख रहा हूं, इसमें बताना है आपको कि आपका आंसर कौन सा होगा। 2.746 ग्राम, सॉरी 2.75 ग्राम या 2.74 ग्राम। 7 ये 4 ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है। आपको इसमें बताना है कि आपका आंसर क्या सही होगा, ए या बी। 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 बी आंसर सही होगा। क्यों? क्योंकि अभी रूल बताया था हमने कि अगर 5 है, एग्जैक्टली 5 है कहीं पे, तो उसके पहले का अगर नंबर इवन है तो आप जो है, हर्ष ने भी आंसर दिया, गुड, तो फिर आप उसे चेंज नहीं करोगे। अगर वो 8 है तो 1 इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, ओके। तो अब अगर इतनी बातें हमको समझ में आ गई हैं और हमने अनसर्टेनिटी को डिटरमाइन कर लिया है, तो अब देखते हैं एक एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल हम आप लोगों को दे रहे हैं, इसका आंसर बना करके आप लोग हमें बताओ अभी तुरंत। L इक्वल टू 16.2 प्लस माइनस
0.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है और b इक्वल टू आपको दिया हुआ है 10.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप लोगों को LB निकालना है और एरर के साथ में इसका रिजल्ट रिपोर्ट करना है। हो जाएगा आप लोगों से? फटाफट बनाओ इसको 2 मिनट के अंदर। सर 163.6 प्लस माइनस आप 0.2। आंसर आप चैट में हमें भेज दो। सबका चैट काम कर रहा है? लवन्या ने आंसर रिपोर्ट किया है, हर्ष ने रिपोर्ट किया है, साची ने, कोई बात नहीं, स्क्वायर हो जाएगा। और अर्नो एंड यस प्लीज। यस ने रिपोर्ट किया है रिजल्ट। और अर्नो, कोई भी रिजल्ट जो भी आपका आ रहा है रिपोर्ट करो, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। सारे लोग यहाँ पे सीखने वाले ही हैं, ठीक है। कहीं मिस्टेक होती है तो उसको सीखने पे आदमी भूलता नहीं फिर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो बच्चों कैसे इस क्वेश्चन को कैसे हम करते हैं, देखते हैं। तो हमने सिखाया था आप लोगों को कि मल्टीप्लिकेशन में रिलेटिव एरर के साथ हम काम करते हैं। तो हम यहीं पे इनका रिलेटिव एरर निकालते चलते हैं। डेल्टा एल, डेल्टा एल कितना हो जाएगा बच्चों? 16.2 में 0.1 की एरर है आपके पास में, तो ये कितने परसेंट की एरर हो जाएगी? 0.1 अपॉन 16.2 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो ये एरर हो जाएगी आपकी 0.6% की एरर हो जाएगी। इसके लिए डेल्टा बी एरर कितना हो जाएगा? ये आपका 0.1 डिवाइड बाई 10.1 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। ये कितने की एरर हो जाएगी? ये आपकी 1% की एरर हो जाएगी, ठीक है। अब रिजल्ट निकालते हैं, तो रिजल्ट कैसे निकलेगा हमारा देखते हैं। L इंटू बी कितना आ जाएगा हमारे पास में? L इंटू बी हो जाएगा 16.2 मल्टीप्लाइड बाई 10.1, ये हो जाएगा हमारा 163.62 cm स्क्वायर प्लस माइनस एरर कितना आएगा बच्चों? देखो हमने बताया था कि जब इसका एरर निकालेंगे तो इनकी जो परसेंटेज एरर हो जाएंगी वो ऐड हो जाएंगी, तो ये प्लस माइनस 1.6% हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई या इसमें डाउट है तो मैं दोबारा इसको समझाऊं? आ गई सर। आ गई ना? डेल्टा एल में एरर 0.6% की, डेल्टा बी में एरर 1% की। देखो हमने पीछे देखा हुआ था फार्मूले में, फार्मूला क्या देखा था हमने कि डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए
क्या देखा था हमने, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये हमने देखा हुआ था ना, ठीक है। तो हमने यहाँ से इसको निकाल लिया, ए बाई ए और बी बाई बी का परसेंटेज निकाल लिया हमने। तो रिजल्ट हमारे पास ये आ गया, दोनों को ऐड करके 1.6% का एरर हो गया। अब चूंकि इसको हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करना है, तो इसको कैसे करेंगे, तो 163.62 का 1.6% निकाल लेंगे हम। तो इसका 1.6% मतलब दिस मल्टीप्लाइड बाई 1.6 डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2.6 cm स्क्वायर आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 2.6 cm स्क्वायर आ जाएगी, प्लस माइनस 163.62 cm स्क्वायर प्लस माइनस 2.6 cm स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एरर हो जाएगा। अब देखो इस मजेदार चीज क्या है कि जो रिजल्ट हमने रिपोर्ट किया है, ये रिजल्ट अब तक सही नहीं है। रिजल्ट क्यों नहीं सही है, देखो बच्चों, इसमें आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें भी आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लेकिन इसमें आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इसलिए रिजल्ट आपको जो रिपोर्ट करना होगा वो सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रिपोर्ट करना होगा। तो 3 सिग्निफिकेंट तक रिपोर्ट करने के लिए, चूंकि ये 6 है, तो 3 कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो L इंटू बी इक्वल टू आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 164। L इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा 164। अच्छा, ये भी अब चूंकि लास्ट डिजिट में ही एरर हो सकती है आपके, तो 2.6 है तो 6 को क्या बनाओगे आप, 3 बना दोगे इसको, तो प्लस माइनस 3 cm स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों, अगर इस प्रॉब्लम को आप समझ गए हो तो एरर से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो। समझ में आया? यस सर, पर हम परसेंटेज क्यों लेते हैं सर, हम डायरेक्ट इसको प्लस क्यों नहीं कर देते हैं? परसेंटेज कहाँ पे, क्यों ये आंसर परसेंटेज में क्यों लिखा हुआ है हमने, हाँ सर। इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने जब देखा था अभी फार्मूला, मैं इसे ड्रिल कर दूं ना, देखो हमने z इक्वल टू ए इंटू बी के केस में क्या देखा था कि डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये देखा था हमने ना। ये क्या था, यस ये सर। रिलेटिव एरर था, ये रिलेटिव एरर था ना। अगर इसी को हमने मल्टीप्लाई 100 से कर देना है तो ये परसेंटेज बन जाएगा। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो जो एरर होगा आपका वो डायरेक्ट ऐड नहीं होगा, उसका रिलेटिव एरर का एडिशन होगा, ठीक है। ठीक है सर। यानी कि जो उसका परसेंटेज एरर होगा उसको ऐड करके हम चलेंगे। अगर हमने डायरेक्टली उसका रिलेटिव एरर ऐड कर लिया तो क्या मिल जाएगा हमको, वो आपका जो है, अब मान लेते हैं से इसमें हमने देखा था कि 0.1 सेंटीमीटर की एरर थी, पहले हम दूसरे में 0.1 सेंटीमीटर की एरर थी, दोनों को ऐड कर लेते तो सिर्फ कितना मिलता, 0.2 सेंटीमीटर की एरर मिलता हमको। लेकिन चूंकि यस ऐड सर। मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन होने की वजह से वहां पे हमेशा रिलेटिव एरर आपकी ऐड होगी। अच्छा, अगर यही जेड ए प्लस बी होता तो 0.1 प्लस 0.1 हो जाता वो। ओके सर। तो बच्चों अब कोई डाउट तो नहीं रहा इसमें? हेलो, अब कोई डाउट तो नहीं रहा इसमें? नहीं सर। हम्म। अच्छा, अब एक छोटी सी बात और आप लोग ध्यान रखो, जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप इंटरमीडिएट स्टेज पे सिग्निफिकेंट फिगर को तुरंत इंप्रूव नहीं करोगे। जब आप रिजल्ट पे पहुंच जाओगे तब सिग्निफिकेंट फिगर को आप जो है रिपोर्ट करोगे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से बच्चों हम सिग्निफिकेंट फिगर से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उन्हें हम इजिली कर सकते हैं। बाकी अगर कोई चीज बची होगी तो जब हम
एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट करेंगे 1 बाई 1। देखो बच्चों, मैं आपको एक्सरसाइज का पूरा न्यूमेरिकल 1 बाई 1 करवाऊंगा, ठीक है। उससे क्या होगा, जो भी चीजें आपकी कहीं बचती हैं, छूटती हैं, या जो भी नया एडिशनल एक्सरसाइज है, तो वो सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका, नेक्स्ट टॉपिक है जो इस चैप्टर में, वो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस टॉपिक का है या इस चैप्टर का है, वो है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है? डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों बहुत इजी टॉपिक है ये, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हाँ, हर्ष ने मैसेज किया नो सर। क्या हर्ष आपको कुछ समझ में नहीं आया? ये जो हमने पुराना एग्जाम्पल किया वो समझ में नहीं आया क्या? अच्छा, नो डाउट सर, ओके ओके। तो नेक्स्ट है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। बच्चों डायमेंशंस क्या है? अच्छा, डायमेंशंस क्या है? तो बच्चों देखो, अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ था या देखा हुआ था कि हम कोई चीज रिपोर्ट कर रहे हैं, वेलोसिटी को हम कैसे रिपोर्ट करते थे, मीटर पर सेकंड में रिपोर्ट करते थे, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रिपोर्ट करते थे। अब चूंकि कोई इक्वेशन आपका दिया है नहीं दिया, ऐसी क्वांटिटी को हम डायमेंशन में कैसे लिख सकते हैं? तो डायमेंशन में लिखने के लिए जो हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स हैं उनके बारे में हम देख सकते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? जो लेंथ होता है यानी मीटर, उसको एल से लिखेंगे। हाँ, ये शोरधन ने बोला है, द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ए फिजिकल क्वांटिटी बाय रेजिंग पावर ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। अच्छा, अगर वहां पे एम्पियर और कैंडिला होगा तो नहीं रिपोर्ट करेंगे? सिर्फ मास लेंथ टाइम नहीं, जो 7 क्वांटिटीज हैं बेसिक क्वांटिटीज, उन पूरे को के पावर के रूप में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज को। ठीक है हर्ष? यस, ओके। तो लेंथ है तो उसको अब हम मीटर में ना लिख करके कहीं पे उसको हम एल लिख देंगे। अगर कहीं पे मीटर स्क्वायर है तो उसको एल पावर 2 लिख देंगे। मीटर क्यूब है तो उसको हम एल पावर 3 लिख देंगे। ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस में क्या करेंगे हम? जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको एल एम टी ए सी डी या केल्विन के पावर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, जिसमें m नहीं होगा उसको क्या करेंगे? m पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। तो मीटर पर सेकंड मतलब l बाई टी। इसको लिख सकते हैं l टी पावर, -1। इसको अब चूंकि मास को भी डालना है तो m पावर 0 एल टी पावर -1। तो बच्चों जो वेलोसिटी के यूनिट का रिप्रेजेंटेशन m पावर 0 एल टी पावर -1 है, इसको हम बोलेंगे इसका डायमेंशंस। ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी का m पावर 0 एल टी पावर -1 हो गया। ठीक है, यस सर। क्लियर? ओके। अच्छा, तो अब अगर एक बार डायमेंशन हमें पता हो गया किसी भी चीज का, तो हम उसका एप्लीकेशन क्या करेंगे? तो इसका एप्लीकेशन क्या करते हैं? देखो, इसके बच्चे जो सबसे पहला एप्लीकेशन होता है कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ अपने से। मेरे ख्याल से मुझे 15-20 मिनट और चाहिए होगा इसको खत्म करने के लिए। तो अगर बीच में डिस्कनेक्ट होगा तो एक बार दोबारा आप लोग ज्वाइन कर लेंगे।
मुझे एक एग्जाम प्रॉब्लम बहुत होती थी, बी इक्वल टू एन लेमडा एक फार्मूला होता है, 10th में पढ़ा है हमने, कि वेलोसिटी होती है, एन फ्रीक्वेंसी होती है, लेमडा वेवलेंथ होता है। मैं बार बार भूल जाता हूँ, मुझे कई बार दिमाग में आता था कि एन इक्वल टू बी लेमडा होगा या लेमडा इक्वल टू बी एन होगा, मैं भूल जाता हूँ बार बार, ठीक है, या कोई भी भूल जाता है इसको। तो जब एग्जाम में बैठेगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि बी को उसको पता है कि बी का जो होता है मीटर पर सेकंड होता है, यानी एल टी पावर -1 होता है, एन फ्रीक्वेंसी होती है तो टी पावर -1 होगा, और लेमडा आपका लेंथ होता है तो एल होगा। तो इसके हेल्प से वो इमिडिएटली जान सकता है कि बी इक्वल टू एल टी पावर -1 इक्वल टू टी पावर -1 एल, यानी बी इक्वल टू एन लेमडा ही आपका फार्मूला होगा। तो डायमेंशनल एनालिसिस का सबसे पहला बेनिफिट जो हमें मिलता है वो ये चेक करने के लिए कोई भी इक्वेशन जो आपको दिया हुआ है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, ठीक है। तो इस पे अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। इसके अलावा एक और चीज जान सकते हैं, वो होता है किसी रिलेशन को डिड्यूस करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको उसका फार्मूला नहीं पता है किसी चीज का, फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी है, हमें वेलोसिटी का फार्मूला नहीं पता है, लेकिन हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो डिपेंड करती है किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। जो वेलोसिटी है वो आपका टाइम पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो वेलोसिटी का फार्मूला लिखे हम, तो ये एल टी पावर -1 होगा इक्वल टू सम कांस्टेंट के डिस्प्लेसमेंट का एल होता है, और ठीक है, मान लिया इसके पावर x है और टाइम के पावर y डिपेंड कर रहा है ये। तो बच्चों यहाँ से हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट करके हम वेलोसिटी का फार्मूला निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी का क्या मिला था हमें, एल टी पावर -1 मिला हुआ है, हमने माना था कि वो लेंथ पे डिपेंड कर रही है, पावर x पे, t पे डिपेंड कर रही है, पावर y पे। तो यहाँ पे सिंपली देखो, अगर इनके पावर को कंपेयर करें दोनों साइड में, तो x इक्वल टू आपका 1 मिल जाएगा और y इक्वल टू आपका -1 मिल जाएगा। तो जब इसका फार्मूला यहाँ पे पुटअप करोगे, ठीक है, वेलोसिटी में, वेलोसिटी इक्वल टू सम कांस्टेंट के, x डिस्प्लेसमेंट है तो डेल्टा x कर दो इसको, पावर 1, और टाइम डेल्टा t था तो इसके पावर -1 मिल गया, तो वेलोसिटी इक्वल टू सम कांस्टेंट के डेल्टा x बाई डेल्टा t मिल गया। तो इस तरीके से हम अगर ये इसका फार्मूला नहीं जानते थे कि वेलोसिटी का, कि डेल्टा x बाई डेल्टा t होता है, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस करके इसका फार्मूला डिड्यूस कर सकते हैं। तो कोई भी फार्मूला हम निकाल सकते हैं बशर्ते हमें ये पता हो कि वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है। क्लियर है, इतनी बड़ी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। गुड। तो आपके इसमें एक प्रॉब्लम दिया हुआ है बुक में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दिया हुआ है, टी निकालने के लिए, किसी हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए, पेंडुलम के लिए टी कैसे निकलेगा, उसको निकालने का प्रॉब्लम दिया हुआ है कि टी आपका टाइम पीरियड होता है और इसका फार्मूला आपको ड्राइव करना है। तो हमें पता है ये किस पे, पेंडुलम के लेंथ पे डिपेंड करेगा और किस पे, जी पे डिपेंड करेगा, ठीक है, पेंडुलम पे डिपेंड करेगा और उसके जी पे डिपेंड करेगा। तो इन दोनों की यूनिट को हम नोट करके जो है, और इसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके मास पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, लेंथ पे, जी पे और मास पे, तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो चूंकि टी का हमें पता है, टी का क्या होता है, टाइम पीरियड है, तो टी ही हो जाएगा, इसका डायमेंशन टी हो जाएगा, के है, एल का डायमेंशन एल हो जाएगा, जी आपका एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड हो गया, यानी एल टी पावर -2 हो जाएगा, और एम का एम होता है तो पावर जेड हो जाएगा। देखो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, एम पावर 0
L पावर 0 T पावर 1 इक्वल टू K। L पावर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा ना, एक x यहाँ पे एक y यहाँ पे है। T का पावर कितना हो जाएगा बच्चों, -2 जाएगा, और m का पावर कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों m का पावर z इक्वल टू 0 है, तो कितना सिंपली आप इनको फटाफट बिना किसी डेरिवेशन के आप इनको निकाल पा रहे हो तुरंत, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस कर ले रहे हो आप। तो z इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। और आगे क्या दिया हुआ है, -2y इक्वल टू 1 आ गया। तो y इक्वल टू आपका -1/2 हो जाएगा, और y की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो x इक्वल टू भी -1/2 हो जाएगा। हो जाएगा ना? यस सर। बस ला करके इनके फार्मूले में इनकी वैल्यू पुट अप कर दो, आपको इसका रिलेशन मिल गया। √L/G। हाँ, तो t इक्वल टू क्या हो गया, k हो गया। लेंथ l का पावर x था तो 1/2 हो गया, g के पावर -1/2 हो गया, और m का पावर 0 हो गया। तो आपका आंसर हो गया k√L/G। ठीक है, अच्छा अब इसकी ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक सिर्फ इतना है कि डायमेंशनल एनालिसिस से जो k की वैल्यू है यानी जो कांस्टेंट है वो हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, वो चीज हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना? अच्छा, अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि आज का काम खत्म हो जाए। x इक्वल टू दिया हुआ है x0 प्लस b0t प्लस हाफ AT² दिया हुआ है। ठीक है, ये पूछा गया है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। तो आपका LHS क्या है, x का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, l। RHS में क्या क्या है आपके पास में, x0 का डायमेंशन l है, L b0t का डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT-1 इंटू t, ये भी l हो जाएगा। हाफ AT² का तो a का कितना होता है बच्चों, LT⁻² होता है, -2 और T⁻2 हो जाएगा तो ये भी l हो जाएगा। तो इसमें आपकी 3 क्वांटिटीज दी हुई है और तीनों का डायमेंशन क्या है, l l l है। तो L सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज को जोड़ करके लीनियर एक्सप्रेशन उनका हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो इक्वेशन दिया हुआ है वो सही है। क्लियर? यस सर। तो अब आपको जो भी एग्जाम्पल में एक्सरसाइज दी हुई है इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज करने के लिए आप लोग रेडी हो गए हो। तो अब बचता है हमारे पास जो हमने कल आप लोगों को 10 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, उनका आंसर चेक करने के लिए। ठीक है, जिन्होंने अपने से कर लिया बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए हम एक एक क्वेश्चन उसका आंसर देखते चलते हैं। करें? मेरे ख्याल से मैं दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा, दोबारा ज्वाइन करते हैं तो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ओके, ठीक है सर। हाँ।